आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 रोजा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का आज से नई दिल्ली में होगा आगाज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, भारत के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एजेंसियों के दरमियान बढ़ेगा तालमेल। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदम्बिका पाल आज अपने कर्नाटक दौरे पर बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों से करेंगे मुलाकात। गुलकारा शारदा सिन्हा का आज आखिरी सफर। पटना में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम की जाएंगी अदा। पूरे मुल्क में छठ की धूम। पूजा के तीसरे दिन सूरज गुरूब होने पर दी जाएगा अर्घ। पटना के घाटों पर तमाम जरूरी इंतजाम किए गए मुकम्मल। कमला हैरिस ने अमेरिकी इंतखाबात में शिकस्त की तस्लीम। ट्रंप को जीत पर दी मुबारकबाद। कहा, जमहूरियत और मसावी इंसाफ की जंग से दस्तबरदार नहीं होंगी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। एनआईए के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में शुरू हो रही है, जिसके बारे में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ दहशतगर्दी से पाक भारत की तामीर के लिए पुरअज़्म है। ये कॉन्फ्रेंस भारत के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजीद फरोग देगी। दरअसल ये सालाना कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती को मुतासर करने वाले मसाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक माहिरीन और एजेंसियों के दरमियान दहशतगर्दी से लाहक खतरात पर बातचीत के लिए एक राब्ते के तौर पर देखी जा रही है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ अहम मामलात पर तवज्जो मरकूज करेगी, जैसे कि प्रोसिक्यूशन और इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात में कानूनी फ्रेमवर्क में तब्दीली, तजुर्बात और बेहतरीन तरीक़ाकार, उभरती हुई तकनीक से मुताल्लिक़ दरपेश चैलेंजेस और मौक़े, साथ में बैनुल-अक़वामी कानूनी ताउन वगैरह इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। जगदम्बिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये दौरा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायत सुनने की बात की थी। नीज जगदम्बिका पाल के दौरे से पहले ही हंगामा बर्पा हो गया है। कई अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट उनके अकेले जाने से नाराज हैं। बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट ने शिकायत की है कि उन्हें बताए बगैर ऐसे यकतरफा फैसले लिए जा रहे हैं। अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। इस बार वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल से मुताल्लिक जेपीसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश की जानी है, जिसके हवाले से जेपीसी की मीटिंगें मुसलसल जारी हैं। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन जगदम्बिका पाल वहाँ पहुँचेंगे और किसानों से मुलाकात करेंगे और वक्फ के खिलाफ जो एहतजाज है उसी ताल्लुक से किसानों से बात की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत भी सौंपी गई हैं। चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर्नाटक के दौरे पर हैं और किसानों से मुलाकात करेंगे। कई अहम मौज़ूआत पर भी बातचीत के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से अगर बताएं आपको कि वक्फ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है उसी ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी उनसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये एकतरफ़ा एक उन्होंने फ़ैसला लिया है और इस बारे में उनको सभी से राय मशवरा भी करना चाहिए था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहले मरहले में 43 असेंबली हलकों में 13 तारीख को वोटिंग होगी। झारखंड में अब इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को 2 मकामात गढ़वा और चाईबासा में अवामी जलसों से खिताब किया। जमशेदपुर वेस्ट रियासत की हॉट सीटों में से एक है। ग्राउंड जीरो से हमारे नामानिगार कुमार आलोक की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सरयू राय
जो कभी झारखंड में बीजेपी के सीनियर लीडर थे, इस बार अपनी पुरानी जमशेदपुर वेस्ट सीट से इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में आजाद हैसियत से खड़े सरयू राय ने जमशेदपुर मशरकी सीट से उस वक्त के वजीर आला रघुवर दास को शिकस्त दी थी। अपने हरीफ बन्ना गुप्ता को निशाना बनाते हुए सरयू राय का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ अपनी तरक्की की है, न कि इलाके की। कहने के लिए यहाँ MGM अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर जितनी बुरी हालत में ये अस्पताल है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने अस्पताल की दुर्दशा कर दी है। इसके साथ ही राय के लिए सीट बचाने का चैलेंज कांग्रेस के वजीर बन्ना गुप्ता पर है, जिन्होंने माजी में एक बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय को शिकस्त दी है और उन्हें 2 बार शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। इस बार बन्ना को इस असेंबली की मसावत के अलावा अपने काम की हिमायत हासिल है। 434 करोड़ रुपया से साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है। हम जो है लगातार विकास के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर लोक कल्याण के लिए रोड, नाली, सड़कें बढ़ रही है। इस स्टील सिटी में तमाम तरह सहूलियात होने के बावजूद कुछ बुनियादी सहूलियात हैं जिनसे यहाँ के लोग महरूम हैं। हमारे यहाँ पानी का बहुत ही सुविधा कम है, पानी का ज्यादा समस्या है, थोड़ा बहुत बिजली का है। कंपनी क्षेत्र को यदि आप छोड़ दें तो बाद बाकी सारे जगहों पर पानी की भीषण समस्या। झारखंड में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ पार्टियां फन, सकाफत, गीत, रक्स वगैरह की मदद से अवाम से आशीर्वाद हासिल कर रही हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, हिंदुस्तान के बड़े सनती शहरों में से एक है। जमशेदपुर का कयाम पारसी ताजिर जमशेद जी नौ शेरवा जी टाटा के नाम से जुड़ा हुआ है। इस शहर की बुनियाद 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कयाम के साथ रखी गई थी। अब ये शहर इंतखाबी रंग में रंग गया है, जिसका गवाह जमशेदपुर वेस्ट में भी नजर आ रहा है, जो रियासत की VIP सीटों में से एक है। लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ एक ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर राजनीति के चतुर खिलाड़ी और जदयू के प्रत्याशी सरयू राय चुनावी मैदान में है। हालांकि लड़ाई सीधी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बागी प्रत्याशी दोनों के मतों में सेंध लगा सकते हैं। कैमरामैन शिव सोन के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, जमशेदपुर वेस्ट। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार की गुलकारा शारदा सिन्हा आज अपने आखिरी सफर पर रवाना होंगी। उनकी आखिरी रसूम आज पटना में सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। इससे पहले उनका जसद खाकी उनके राजेंद्र नगर पटना के घर में रखा गया है। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर JP नड्डा समेत कई सीनियर रहनुमा आज उनका आखिरी दीदार करेंगे। क़ब्ल अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार खराज अक़ीदत पेश करने उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गुलकारा शारदा सिन्हा की आवाज़ ने न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बिहार की सक़ाफ़ती रिवायात को पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने भी अपनी वालिदा के इंतकाल को ज़ाती नुकसान के साथ साथ फ़न और सक़ाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। उन्होंने कहा कि लोग उनकी वालिदा के गानों को छठ के मुतरादिफ मानते थे और उन्होंने छठ के दौरान ही आखिरी सांस ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनके इंतकाल को मौसीक़ी की दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छठ की। छठ त्यौहार का आज तीसरा दिन है। इस दिन गुरूब के वक्त अर्घ दिया जाता है। आज अक़ीदतमंद पूरा दिन निर्जल के व्रत रखेंगे और पानी में खड़े होकर सूरज को पानी देने की ख़ास अहमियत के बारे में लोगों को बताएंगे और ये काम करेंगे। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल वगैरह रखकर अर्घ पेश किया जाता है। सूरज को अर्घ पेश करने से ज़हनी सुकून, तरक्की और खुशहाली मिलती है। ख़वातीन ये व्रत अपने बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए भी रखती हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं।
शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आलूदगी के पेश नज़र जमुना नदी के किनारे पूजा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर दरख्वास्त में जमुना नदी में छठ पूजा की इजाज़त मांगी गई थी। दिल्ली हुकूमत ने जमुना के किनारे छठ पूजा पर पाबंदी लगा दी है। पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नामी तंजीम ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि छठ पूजा सफाई का त्योहार है। इस बार हमें सिर्फ घाट साफ करने की इजाज़त दें ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाई कोर्ट ने कहा कि आप यमुना के किनारे की सफाई के लिए अलग दरख्वास्त दायर करें, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम इस दरख्वास्त पर ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम आखिरी वक्त में कोई हुक्म नहीं दे सकते हैं। जमुना को रातों रात साफ नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग इसमें दाखिल होकर पूजा करेंगे तो वो खुद बीमार हो जाएंगे। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने चित्रकूट में मुनक़िदा पंडित रामेंकर की 7 साला पैदाइश की तक़रीबात में शिरकत की। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि इस वक्त कुछ ताकतें भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच्चाई की जीत यकीनी है। राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आज यमुना में आचमन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाती है? हमारे साथ निशा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो न सिर्फ पर्यावरणविद है बल्कि खाद्य मामलों की जानकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना जो है पहले से पॉल्यूटेड है? यमुना में जो पानी आ रहा है वो पीछे से पॉल्यूटेड आ रहा है या कोई और खास वजह? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तो यही पता लगता है कि यमुना का पानी पीछे से इतना पॉल्यूटेड नहीं है जितना वो दिल्ली में आकर हो गया। दिल्ली में आने के बाद यमुना पाला, वाजीराबाद, ISBT ब्रिज, ITO ब्रिज, निज़ामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों से निकलती है, जिसमें पाला में जब वह आती है तो उसका पॉल्यूशन का लेवल स्तर उतना नहीं है। जैसे कि pH की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल रेंज में आता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो पहले 9.6 mg पर लीटर था वह धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला जाता है। इसका मतलब रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसमें अब सांस नहीं ले पाएगा। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें पहले का कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली की यमुना की स्थिति को दिखाया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पूरे देश में कितनी रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज किया गया है। दिल्ली की जो एक नदी है जिसका पॉल्यूशन स्तर पहले भी वो क्वालिटी नंबर 1 पर ही थी, 2018 में भी और 22 में भी वो नंबर 1 पर ही देखी गई है। अगर हम इसके दूसरे पहलू को समझें तो पॉल्यूटेड यमुना का पर्यावरण पर, मानव जीवन पर या जो जलीय जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता वो देख रही हैं? इस पॉल्यूटेड रिवर का कई जगह असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पर ही पड़ता है। जो जनजीवन इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है, जो मछलियाँ इसमें पनपती हैं
वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। जो इस रिवर के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, अपने नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी बहुत नुकसानदायक है। स्वच्छ यमुना को करने के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? जब यमुना हमारी इतनी गंदी हो चुकी है तो हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसमें गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। जो यमुना है वो पीछे से स्वच्छ आ रही है, लेकिन दिल्ली में आकर इसका पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में जमुना का पानी आने के बाद गंदा हो जाता है, जहरीला हो जाता है और इसीलिए उस पर रोक लगा दी गई है कि कोई भी आज के दिन यानी छठ पूजा वहाँ पर नहीं कर सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने चित्रकूट में मुनक्किदा पंडित रामंकर की 7 साला पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की और इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि इस वक्त कुछ ताकतें भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और अगला भी खबर देख लेते हैं। अपना पहला इलेक्शन लड़ते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड ज़िमनी इंतखाबात की उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज अपने पार्लिमानी हलके में 3 अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगी। इनमें से एक में वो पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल होंगी। प्रियंका गांधी अपनी पहली मीटिंग सुबह 10:45 पर एरनाड असेंबली हलके के एकमपदम में और फिर दोपहर को नेलम्बोर असेंबली हलके के पृथ्वीकुलो में खिताब करेंगे। इसके बाद पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे इस हलके के चंदकुनु में सहपहर 3:15 पर तीसरी मीटिंग में उनके साथ वो शामिल होंगी और प्रियंका गांधी इतवार से मुसलसल वायनाड में इंतखाबी मुहिम में इस वक्त मसरूफ नजर आ रही हैं। और खबरनामे में आगे बढ़ते हैं। तलबा ने काबीना में महकमा तालीम के तहत वज़ीर आज़म विद्यालक्ष्मी योजना के निफाज की तारीफ की है। नीज़ जयपुर के तलबा ने इस स्कीम को तालीम और रोशन मुस्तकबिल की सिमत में अहम करार दिया है। इस सिलसिले में दूरदर्शन के नुमाइंदे राहुल शर्मा ने नौजवान तलबा से रद्दअमल जाने की कोशिश की। इस स्कीम के थ्रू काफ़ी बच्चों को 7.5 लाख तक के मतलब नकद दान मिलेगा, जिसके थ्रू वो अपनी हायर एजुकेशन ऑब्वियसली अचीव कर पाएंगे। एंड सुनने में पाया कि बिना गारंटी या कोलेट्रल के है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। देखिए, ये योजना युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है। 7 लाख रुपए बिना ब्याज के देना, तो उनको अपने करियर के लिए या फिर जो भी वो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, पर वो पढ़ना चाहते हैं और बहुत लगन से पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही राह नहीं मिल पा रही है। तो इस कदम से शायद उनकी कठिनाई कम हो। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस योजना का शुभारंभ करा उन्होंने। इसमें जैसे हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है पढ़ाई करने में, या पेरेंट्स से पैसा मांगने में उन्हें थोड़ा भारी मन होता है, मांग नहीं पाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू करी है। 7 से 7 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा इस योजना के तहत, और इससे हम विदेश भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग्स में पैसे दे सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस योजना को लेके, और जैसा कि भारत देश का गौरव है, प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये योजना ला के हम युवाओं में एक जोश भर दिया है। और आइए बात करते हैं FCI की। माली साल 2024-25 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वर्किंग कैपिटल के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी सरमायाकारी करने की मोदी काबीना के फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने हुकूमत के इस फैसले को किसानों के लिए एक फलाही और दूरंदेशी वाला कदम करार दिया है। किसानों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की दोस्त है। पहले FCI जो पैसा लेती थी वो बैंक से लेती थी, उसे FCI को उसका ब्याज देना पड़ता था। अब ये इक्विटी जो इन्होंने बढ़ाया है, इसमें FCI को ब्याज देना नहीं पड़ेगा, बल्कि FCI की भी हालत सुधरेगी और उसमें किसानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए जो FCI को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है।
इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा पेमेंट में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने इतना बड़ी घोषणा करी, किसानों को लाभ होगा इससे। केंद्र सरकार की योजनाएं जितनी भी आ रही हैं किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, उससे किसानों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा बेहतर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 10,700 करोड़ रुपए का जो पैकेज एफसीआई के लिए मंजूर किया गया है, वो किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं इससे शुरू हो सकती हैं और इससे किसानों का काफ़ी भला होगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अब ज़्यादातर अखबारात ने जिस खबर को अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है वो है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में चला ट्रंप कार्ड। जहां कल ट्रंप भारी जीत के साथ आगे आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। मद्दे मुकाबिल कमला हैरिस को 226 ही वोट मिले और 7 में से 4 स्विंग रियासतों में ट्रंप को बढ़तरी भी हासिल हुई है। और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लिए ये सुनहरे दौर का आगाज हो गया है। और साथ में उन्होंने जो खास बात कही वो ये कि जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंग को रोक दूंगा। और मुल्क को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का भी ट्रंप ने इजहार किया और कहा कि मजबूत सरहद और मुल्की सलामती अव्वलीन उनकी तरजीह में शामिल होगी। और अगली खबर भी देख लेते हैं। इसी खबर के ताल्लुक से है कि दुनिया भर के सरबराह ने मुमलिकत ने ट्रंप को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और यूक्रेन के सदर और तुर्किया के सदर ने और कई दीगर ममालिक के सरबराह ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। और अगली सुर्खी देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामे के दरमियान खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए करारदाद को मंजूर किया गया है। और अब खेल की सुर्खी पर आइए नजर डाल लेते हैं। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी, 1574 खिलाड़ी नीलामी में शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। और लेबनान इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 25 हलाक, 32 जख्मी। इजरायली फ़ौज का हिजबुल्लाह के कमांडर को हलाक करने का दावा भी किया गया है। और एक और ख़ास खबर देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख तक के कर्ज की फरहमी का फैसला किया गया है। और चलते चलते एक खबर आप तक और पहुंचा देते हैं। 12वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 15 नवंबर से दिल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। जहां हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासतों के मुनफरिद फ़न और सकाफ़त को मुतारिफ़ कराने के लिए इस फेस्टिवल को मुनक़िद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के भारत अमरीका ताल्लुकात पर पड़ने वाले असरात पर अमरीका के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मेरे ख्याल में क्वाड खत्ते में दिलचस्पी रखने वाले बड़े ममालिक जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका के लिए एक बहुत अहम वसीला है। और मैं ट्रंप की दूसरी मुद्दत में क्वाड की मुद्दत कार को मज़ीद बढ़ता हुआ देखना चाहूँगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी देख लेते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने वाशिंगटन डीसी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर मुबारकबाद भी पेश की है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।